अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अनप्रेसिडेंट रेजोल्यूशन के साथ एक दफ़ा पार्ट 6 के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों से अर्ज़ है कि जिन्होंने ये सेनेट की कार्रवाई देख रहे हैं, अगर उन्होंने पहली किस्तें नहीं देखी तो फिर उनको इंडिविजुअल किस्तों में सियाको सबाक समझ नहीं आएगा जब तक वो पहली किस्तें नहीं देखेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसकी पहली किस्तें देख लें ताकि फिर आपको सियाको सबाक समझ आएगा, क्योंकि इसमें गैप ज़्यादा आ गया है और वो गैप जो लोग देख भी रहे थे तो उनके लिए भी शायद ये इसलिए मुश्किल हो कि कोरोना की वजह से कंसंट्रेशन, मैंने आपको कहा था, नहीं हो रही, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है। इस किस्त में हमने जो सेनेट की कमेटी के अरकान ने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन इंस्पेक्ट किए थे और कुछ शख्सियात से मुलाकात की थी, उन मुलाकात करने वालों के ख्यालात, गुजारिशात, मुतालबात पे ज़्यादातर मुतमईन करने की कोशिश की गई। और उन शख्सियात का तारफ़ करवाना इसलिए ज़रूरी है कि आपको अंदाज़ा होगा कि ये लोग कितने बाअसर थे। बल्कि मेरे ख़्याल में ये लोग, जो सेनेट में मेरे ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन पास हुआ था, उनके पीछे भी ज़्यादातर इन्हीं लोगों का हाथ था। तो जिन लोगों ने बयानात जमा कराए हैं, मैं उन लोगों का आपको तारफ़ करवाता हूँ। और वो तारफ़ करवाना इसलिए ज़रूरी है कि आगे चल के हमने इनकी स्टेटमेंट्स डिस्कस करनी है। सारी स्टेटमेंट्स तो शायद इंडिविजुअल लोगों की और उनके पॉइंट्स डिस्कस करना मुमकिन ना हो, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ दो लोगों की स्टेटमेंट्स जो कंपैरेटिवली शॉर्ट हैं वो पढ़ के सुनाऊंगा, और तीन लोगों की स्टेटमेंट हम अगली केस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस तरह इसका दौरानिया तवील हो जाएगा। तो इसमें शख्सियात के तारीफ़ के तौर पे नाम लिखा हुआ है प्रेसिडेंट पामी। तो प्रेसिडेंट पामी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की एसोसिएशन है, उसके प्रेसिडेंट हैं। उनका नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो उस वक़्त प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर आसिम हुसैन। बहुत सारे लोगों के लिए तो नाम ही काफ़ी है, लेकिन जिन लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि डॉक्टर आसिम हुसैन कौन है, तो उनको बताते हैं कि ये ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। उसके अलावा इन्होंने आर्थोपेडिक में वियना से एक डिप्लोमा किया हुआ है, और ये उनकी इवन फैकल्टी के मेंबर भी नहीं बन सकते थे, लेकिन ये पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नॉमिनी के तौर पे भी मेंबर रहे कुछ अर्सा के लिए, और उसके बाद ये अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंटेट करते हुए ये मेंबर बने, और बाद में वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, और वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे, जिस तरह आजकल पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को वाइस प्रेसिडेंट चला रहे हैं, उस वक्त भी इन्होंने चलाया, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली वफाकी वज़ीर का दर्जा भी रखते थे, और उस वक्त पर्सनल फिजिशियन टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी थे। ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि इन लोगों का आपको अंदाज़ा होगा कि जिन लोगों ने कमेटी के सामने मुतालबात पेश किए, या जिन लोगों का मतमाय नज़र था कि सेनेट में मेरे खिलाफ रेजोल्यूशन पास कराने का, तो ये उसमें शामिल थे। दूसरे नंबर पे आते हैं जी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के रिप्रेजेंटेटिव्स। उसके चेयरमैन जनाब एम ए रऊफ साहब थे। उन्होंने भी माशाल्लाह बेतहाशा तरक्की की है इस मुल्क पाकिस्तान में, कि उन्होंने अपना कैरियर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के स्टेनोग्राफर के हैसियत से शुरू किया था, और कैद आज़म यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के तौर पे वो गवर्नमेंट की सर्विस से रिटायर हुए, और उसके बाद उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी बना ली, और आजकल उनको मिलियनर कहना शायद उनकी तहीन हो, बिलियनर्स हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की बड़ी हैवी रिप्रेजेंटेशन इस कमेटी के सामने रही है। उसके दूसरे उस वक़्त के डीन प्रोफेसर एजाज एहसन साहब थे। मेडिकल फ्रेटर्निटी के तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि
तिब के शोबे का एक ग्रां कदर नाम है और वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं। लेकिन यहाँ ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि वो रिटायरमेंट के बाद इनके डीन भी बन गए और वो मशहूर बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब के भाई थे। उनके बाद तीसरा इसी कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव जिनने अपनी स्टेटमेंट और जिनका नाम है वो थे ब्रिगेडियर अजायब। ब्रिगेडियर अजायब का डेजिग्नेशन तो डायरेक्टर जनरल हेल्थ लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का, लेकिन वो अपने आप को पार्टनर क्लेम करते हैं। वो फ़ौज से ब्रिगेडियर के ओहदे से रिटायर हुए, लेकिन कहते हैं कि गुलाम इसाक खान के साथ पत्नी एज ADC भी उन्होंने काम किया था। तीसरे नंबर पे इस्लामाबाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल अफजल न्याई साहब और उनके स्टूडेंट्स ने स्टेटमेंट्स दी। उसके बाद बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी की रिप्रेजेंटेशन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अजहर साहब ने की। वो जितनी देर अल्लाह ने उनको सेहत दी, ज़िंदगी दी, वो वाइस चांसलर के तौर पे बकाई यूनिवर्सिटी के काम करते रहे। उसके अलावा एजे खान साहब, जिनका तारफ़ मैं, चूँकि उनकी एक छोटी सी स्टेटमेंट है, वो पढ़ के सुनाने के बाद बताऊंगा कि उनका तारफ़ क्या है। और इसी तरह दूसरी छोटी सी स्टेटमेंट है डायरेक्टर जनरल हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, उनका भी तारफ़ उनकी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद बताऊंगा। उसके बाद यहाँ प्रोफेसर जान मोहम्मद मेमन साहब जो वाइस चांसलर थे लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के, जामशोरों के, उनकी स्टेटमेंट है। उनकी बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस थी। उन्होंने बतौर कौंसिल के मेंबर पे, चूँकि वो रहे हैं, तो उन्होंने कौंसिल के मेंबर में एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी ये, और एग्जीक्यूटिव कमेटी के भी मेंबर थे, तो उन्होंने ये सिफारिशात वहाँ भी पेश की थी। तो वो मनवान उन्होंने वही, जब उनकी यूनिवर्सिटी की इंस्पेक्शन हुई तो उन्होंने वो जमा करा दी इस कमेटी को। उसके अलावा PMA और पीमा के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। उनकी सिफारिशात ज़्यादातर PMDC के हक़ में थी कि इसकी ऑटोनॉमी और रेगुलेटरी स्टेटस को गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे और इसकी ऑटोनॉमी दे। उसके बाद सेक्रेटरी अनवर महमूद साहब की स्टेटमेंट है और आखिर में खाकसार की स्टेटमेंट है। तो ये 3 स्टेटमेंट हैं जिसमें जान मोहम्मद मेमन साहब, जनाब अनवर महमूद साहब, और जो मेरी स्टेटमेंट है वो इस वीडियो के एम्बेड से बाहर निकल जाएगी, इसलिए उसको अगली किस्त में शामिल करूँगा। अब आ जाते हैं कि जो इन सारों की मुतफ़िका सिफारिशात थी वो क्या थी, और उसमें जो डॉक्टर आसिम हुसैन साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे पामी को, वो ज़्यादातर उन्होंने ही बयान की और बाकियों ने अपनी अपनी सिफारिशात जो उनसे रिलेटेड थी वो उन्होंने की। जो मुतफ़िका सिफारिशात थी उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो मैं बहुत पहले डॉक्टर शाहिद मसूद के प्रोग्राम में कह चुका था, कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का जब भी दावा लगेगा ये 3 काम करेंगे। वो 3 काम क्या थे कि ये हॉस्पिटल बेड की रिक्वायरमेंट कम कराएंगे, ये फैकल्टी की तादाद कम करेंगे, ये एडमिशन बढ़ाएंगे। और इनमें डॉक्टर आसिम हुसैन का मेन एम्फेसिस इन्हीं 3 चीज़ों पे रहा कि हॉस्पिटल बेड की रिक्वायरमेंट कम कराने के लिए एक तो उनका पहला पॉइंट ये था कि जी जितने लोग एडमिशन हैं, ये 5 बेड्स पर स्टूडेंट पर ईयर एडमिशन जो है ये बहुत ज़्यादा है, इसको कम करके 2.5 बेड्स पर स्टूडेंट किया जाए। और उसके साथ अगला उनका इन्हीं बेड्स वाले इसी में था कि जी जो 50% पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल कहती है कि फ्री पेशेंट्स होने चाहिए, फ्री पेशेंट्स बेड्स होने चाहिए पेशेंट्स के लिए, तो उसकी उन्होंने जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की कि वो तो सरकार भी नहीं देती, क्योंकि सरकार भी सिर्फ कंसल्टेशन फ्री देती है और बेड्स फ्री देती है, और वो इसके लिए तो तैयार हैं, लेकिन उनके बकौल सरकार ना दवाइयाँ देती है और ना इन्वेस्टिगेशंस इनका खर्च देती है, तो इसलिए ये मुनासिब नहीं है।
उसके बाद आ जाते हैं कि उन्होंने फैकल्टी के बारे में बार बार कहा कि जी इनका वर्कलोड कैलकुलेट नहीं किया कभी पीएमडीसी ने, और जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हैं, इसकी वजह से जो फैकल्टी है वो अवेलेबल नहीं है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, और डेफिशिएंसी इसीलिए होती है कि जितना ये कहते हैं कि स्टाफ रखें वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो प्राइवेट सेक्टर उसे अफोर्ड नहीं कर सकता और उनके वर्कलोड के हिसाब से भी कम है। उसके बाद वो आ गए कि जी जितने कॉलेजेस के ग्रेजुएट रिकग्नाइज हो चुके हैं उनको पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल में मेंबरशिप मिलनी चाहिए, जो उस वक्त तक नहीं थी। और वो कहते हैं कि जी स्टैंडर्ड्स डाउन हो गए हैं, हमारे आने से हम स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे। और उसके बाद उनका जो सबसे ज़्यादा इतराज़ था वो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जो रिपीटेड इंस्पेक्शंस करती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की या पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस की, कि जी ये वंस फॉर ऑल होनी चाहिए और एक दफ़ा कॉलेज रिकग्नाइज हो जाए तो फिर 5 साल बाद इंस्पेक्शन होनी चाहिए। ये चूँकि मैं वीडियो बाद में बना रहा हूँ, तो जब वो खुद भी वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे तो उन्होंने भी बहुत बेतहाशा फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शंस की, क्योंकि उनको उस वक्त समझ आ गया कि एक इंस्पेक्शन में जो कुछ दिखाया जाता है वो अगली इंस्पेक्शन में वो सिचुएशन नहीं होती। तो वो जो डेफिशिएंसीज हैं उनको जब तक देखा ना जाए उस वक्त तक, अगरचे उन्होंने कॉलेजेस सारे रिकग्नाइज कर दिए लेकिन वो अक्सर कॉलेजेस को थ्रेट करते रहे और सस्पेंड करते रहे और इसी वजह से करते रहे। एक और ख्वाहिश जो प्राइवेट मेडिकल सेक्टर की और पब्लिक सेक्टर के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की भी रही कि वो है नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन होना चाहिए। ये नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशंस हम चूँकि ब्रिटिश लॉ फॉलो करते हैं, जनरल मेडिकल काउंसिल नहीं कराती, लेकिन इनके बच्चे चूँकि कनाडा अमेरिका और उन ममालिक में पढ़ते हैं जहाँ ये नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन है, और उनका बहाना ये था कि नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन से ही मेडिकल कॉलेजेस का स्टैंडर्ड डिटरमाइन कर लिया करे पीएमडीसी, और उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि किसके बच्चे कैसे पास हो रहे हैं। लेकिन उसके लिए अंदाज़ा यही है कि उनको अंदाज़ा नहीं है कि ये जो एंट्री एग्ज़ाम नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन की तरह ECMFG लेता था या USMLE होते हैं, उसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ कॉलेजेस के बच्चे मिला के, जो हमारे पास जब तक मैं था रिज़ल्ट था 80% बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं, और उसमें सारे कॉलेजों के बच्चे होते हैं। इंडिविजुअल का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। लेकिन नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन क्या ये सारी चीज़ें सिर्फ मेडिकल के शोबा के लिए रह गई हैं कि एंट्री पे भी एग्ज़ाम लें, उसको स्टैंडर्डाइज ना करें, क्योंकि आप जो बोर्ड के इम्तिहान हैं उनको स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते, तो एंट्री टेस्ट लेदा ले लें। फिर एंट्री टेस्ट लेने के बाद वो बच्चे 5 साल मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से इम्तिहान देते रहें और पास हों, फिर आपने उनको हाउस जॉब के लिए उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दें। फिर आप हाउस जॉब के इम्तिहान के बाद फिर उनको रजिस्ट्रेशन के लिए नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन शुरू कर दें। डॉक्टरों को आप देते क्या हैं, कैरियर स्ट्रक्चर क्या है? तो ये नौजवान लोगों के साथ और मेडिकल के शोबा के साथ बहुत ज़्यादती है। इनके नंबर ऑफ़ एग्जामिनेशन रिड्यूस कराएं और उनकी ट्रेनिंग पे जो स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग है उस पर ज़ोर देने की ज़रूरत है। वो बीच में कोशिश की गई थी, लेकिन मॉनिटरिंग कंट्रोल ना होने की वजह से वो अब मजाक ही बन गया है। जो स्टूडेंट्स थे उनका मुतालबा, चूँकि वो 2 यूनिवर्सिटियाँ और 2 कॉलेजेस अटेंड कर चुके थे, तो इसलिए उनका मुतालबा तो ये था कि वो वकाई के भी स्टूडेंट्स थे, वो इस्लामाबाद मेडिकल कॉलेज के भी स्टूडेंट्स थे, उनका जनरली मुतालबा यही था और वही उनके प्रिंसिपल का था कि इन बच्चों की रजिस्ट्रेशन कर दी जाए, कि वो जिस भी हाल में, चाहे कॉलेज रिकग्नाइज था या नहीं रिकग्नाइज था, या कॉलेज में एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट होते रहे और उनकी ट्रेनिंग है नहीं है, हाफ बेक डॉक्टर हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करें। तो अब आते हैं कि जिन 2 लोगों के मैंने आपको कहा था कि मैं पढ़ के बताऊंगा कि उनका स्टेटमेंट क्या थी, और फिर ही उनका स्टेटमेंट पढ़ने के बाद तारफ़ करवाऊंगा। तो ये ब्रीफ स्टेटमेंट है डायरेक्टर जनरल हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। उनका नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये डॉक्टर मजीद राजपूत साहब थे। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन सारी उनसे सीखी है, लेकिन मुझे उनसे नौकरी करनी नहीं सीख सका,
तो आप उनकी स्टेटमेंट से अंदाज़ा करें कि ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट में है जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। द डायरेक्टर जनरल हेल्थ told the committee that Private Medical and Dental College of Pakistan established the Association of Private Medical and Dental Institution (PAMI) in 1999 to safeguard the interest of the private institution. Through this forum, they have been agitating for representation in the Pakistan Medical and Dental Council. PAMI represents approximately 50% of the total number of medical and dental institutions in the country. The number of private and public sector medical and dental institutions are almost equal. He told that the Ministry of Health has no objection to the grant of the requested representation to the recognized private medical and dental institution. The PMDC Ordinance 1962 does not spell out the private or public charter character of the medical teaching institution to be presented on the council. The ordinance in this regard does not indicate membership for full-time or provisionally recognized medical teaching institution, as it only says that medical institutions for the time being recognized will be eligible for membership of the council. He further told that on a representation by the private and medical and dental teaching institution, the Ministry of Health agreed in principle to allow the membership of the PMDC. The Ministry of Health has, however, sought the opinion of Ministry of Law before issuing the required notification. तो दिलचस्प चीज़ है कि अभी तक उन्होंने लॉ से ओपिनियन भी नहीं ली थी, लेकिन अपनी ओपिनियन दे दी है। और वो ऐसे लग रहा था कि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का जो क्लेम था वही पढ़ के उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, जो कि इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड नहीं किया था। तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि उस वक़्त गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही थी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को जो प्रोविजनली रिकग्नाइज थे, फॉर द टाइम बीइंग रिकग्नाइज भी नहीं थे। नोटिफिकेशन रिकग्निशन की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करती है, उस वक्त तक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने नोटिफिकेशन भी नहीं की हुई थी। अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ AJ खान, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज। स्टेटमेंट जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, बाद में तारुफ कराता हूँ। The inspection report of medical colleges as submitted to the PMDC and presented to the PMDC Council show a deplorable position of education and of the faculty in the colleges. All the inspected government medical colleges are extremely short of faculty. PMDC has laid down specification for the requirement of faculty in each department of college, mainly based on number of admission. It will be noticed from the reports that some of these colleges have hardly 12% of faculty, and in some department there is hardly any teaching staff. With this kind of faculty, these colleges should have been directed to close down, or may have been given a warning to improve the shortage and given provisional recognition. Instead of these colleges, they have been given full recognition. This means that officially they may not be inspected for the next 5 years. But in the actual fact, they may not be inspected even for 20 years, or even not inspected at all, as is being practiced by PMDC nowadays. With this nominal number faculty of about 12%, how can these medical colleges impart medical education and maintain the standard and produce a doctor of international standards? For these reports, it is very clear that PMDC has not fulfilled its duty to see and maintain the standard of medical education in these colleges and also in other medical colleges in the country. When PMDC found that their teaching facilities were very poor, with resultant necessary action advising them, warning them, and threatening to close so that these colleges improve their facilities, but unfortunately PMDC has done nothing. It has been busy making money from private medical colleges. The position of faculty of other medical colleges in the country which have not been inspected is still worse. Most of these colleges have not been inspected. Some have never been inspected, perhaps due to the fear of these colleges, and PMDC will get exposed. Rawalpindi Medical College, just under the nose of PMDC and Ministry of Health, has not been inspected. It is said that this college has only 1 professor as against the requirement of 30 professors in all the basic departments. This seriously needs verification. PMDC should explain why
they have permitted this kind of situation to develop and continue, and they have let the standard of teaching go down. The Ministry of Health has so seriously considered what is happening in the country under their very eyes. It is responsibility of the Ministry of Health. Has the Ministry of Health even bothered to see and check if PMDC is working satisfactory, and if not, why? Should the PMDC still be permitted to continue? ये उनकी स्टेटमेंट है रिटर्न जो उन्होंने सेनेट में दी है। ये मौसूफ प्रिंसिपल रहे हैं बोलान मेडिकल कॉलेज के, ये मौसूफ फाउंडिंग प्रिंसिपल रहे हैं अयूब मेडिकल कॉलेज के, ये मौसूफ फाउंडिंग प्रिंसिपल रहे हैं फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज के और उसके ओनर हैं। और उसके बाद ये डायरेक्टर जनरल हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रहे हैं और प्रेसिडेंट पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल रहे हैं। और उसके बाद जब ये प्रेसिडेंट पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से हटे तो इन्होंने अपने आप को फेडरल गवर्नमेंट से एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फेडरल गवर्नमेंट पीएमडीसी में नॉमिनेट कर दिया। तो इनका पीएमडीसी में टेन्योर 10 साल से ज़्यादा है। और जो चीज़ें इन्होंने पॉइंट आउट की हैं उसका अगर 50% भी सच हो तो तभी भी यही रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि इन सारी चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल वो खुद हैं और यही लूप होल ढूंढ के उन्होंने अपना मेडिकल कॉलेज खोला था। और मैं बड़े फ़ख्र से बता सकता हूँ कि जनरल इफ्तिखार जब गवर्नर थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जब केपी गवर्नमेंट के कॉलेजेस रिकग्नाइज हम नहीं कर रहे थे तो उन्होंने इनकी कन्वोकेशन पे कहा कि क्या हो गया पीएमडीसी को कि ये 2 कॉलेजों में 2 कमरों में ये मेडिकल कॉलेज खुला था, इसको तो आपने रिकग्नाइज कर लिया और हमारे कॉलेज रिकग्नाइज नहीं करते। तो मैंने उनको एक लाइट मूड में जवाब दिया था जिसको उन्होंने खुद भी एंजॉय किया। मैंने कहा जी जिसने वो कॉलेज रिकग्नाइज किया था वो जेल चला गया है और मेरा जेल जाने को दिल नहीं करता। तो हमने तो गवर्नमेंट के कॉलेजेस भी नहीं किए थे, चे जाए कि ऐसे कॉलेज कर दिए गए कि वो है। और एक चीज़ और तारीफ के लिए, क्योंकि अब उनका नाम ले ही लिया है, तो उनका मेंबर होते हुए हमने उनके कॉलेज की प्रोविजनल रिकग्निशन भी सस्पेंड कर दी थी कि जब तक वो रिक्वायरमेंट पूरी ना करें। और उनके बच्चे गवाह हैं कि फिर उन्होंने कितनी इम्प्रूवमेंट की।